कोई भी नौजवान अगर दफा आर्टिकल 6 की बात करता है उस पर FIR लगा देते हैं। जम्मू के अंदर हाल ये है कि ये बहुत पुरानी 370 के बाद आप देख लें, यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी तो अपनी जगह रही, लेकिन यहाँ पे जो पानी पे आपका कब्जा था, नदियों पे आपके कब्जे थे, रेत पे आपका कब्जा था, बजरी पे आपका कब्जा था, के साथ आपके बच्चों का मुस्तकबिल। आप देखते हैं एक कोई ऐसी बड़ा कंपनी लाई है जिसको जो कंपनी बीजेपी को चंदा देती है, उसको ये एग्जाम करवाने की चीज जिम्मेवारी दी हुई है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको बैन किया गया है। लिहाजा हमें खुदा का लाख लाख शुक्र है, आज वो लद्दाख वाले लोग रास्ता करते हैं और अफसोस करते हैं कि मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर आज हमारी होती तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों की बात जाके दिल्ली में प्रोटेस्ट की हैसियत से जाके की, इस तरह से हमारी आवाज उठाते। अल्लाह ने हमें एक ऐसा कायद दिया है। मैं आखिरी बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज बड़े बड़ी बातें होती हैं, दावे बहुत बुलंद बांध किए जाते हैं, लेकिन एक चीज आप जरा जहन नशीन करिए मेहरबानी करके कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबारात में से एक टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है कि हिंदुस्तान की 3 सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पहले नंबर पे मानिक सरकार गोवा से, दूसरे नंबर पे ममता बनर्जी और तीसरे नंबर पे मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है। ऐसे नहीं कमाए, एक बल्ला जमीन का भी नहीं है। और इसी के साथ जुड़ी हुई बात कि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि एक्स चीफ मिनिस्टर को आपको सिक्योरिटी जोन के अंदर रखना है, उनको ये मराहत हासिल करनी है। लेकिन आपकी बात करने की वजह से जो हिंदुस्तान के कानून ने जो एक मकान मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को श्रीनगर में दिया था, मैडम के ना झुकने की वजह से वो भी उनसे वापस करने के कहा। मैडम ने ठोकर मार के कहा मुझे अपने लोग अजीज है, मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी जोन नहीं चाहिए। जब से मैडम का ये लिया है तब से हम घर जब से छीना है तब से मैं आज तक उनके घर पे नहीं जा पाया। श्रीनगर शहर से 25 किलोमीटर दूर एक ऊपर जाके एक जगह पे मैडम रहती हैं। ये आपके लिए रहना चाहती है। ये पूरी जमात जो है, ये नौजवान जो है, ये सारे के सारे आपकी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, रोज़े मिसाक का वाक़ा है कुरान करीम के अंदर। रोज़े मिसाक में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अरवा को इकट्ठा किया, तमाम रूहों को इकट्ठा किया और कहा ए बनीनो इंसान, मैं तुम्हें इंसान बनाना, अपने नाइब बनाने जा रहा हूँ, लेकिन फरिश्ता तुम्हारी मुखालफत करेगा। लेकिन याद रखना इंसानों, मैं तुम्हें 3 चीजें ऐसी दे रहा हूँ जो फरिश्तों से बढ़ के हैं, जो मैंने फरिश्तों को नहीं दी। अल्लाह ने कहा ए इंसान, मैंने तुम्हें दिमाग दिया है। ए इंसान, दूसरा जिसका अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। हमें एक दूसरे के दर्द बदर्दी के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। और तीसरे नंबर पे कहा कि मैंने तुम्हें नफ्स दिया है। ये तीनों चीजें फरिश्तों को नहीं दी। अब आपको फैसला करना है। एक बेहतर इंसान की मिसाल मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की सूरत में आपके सामने है। दिमाग का बेहतर इस्तेमाल किया, दिमाग का बेहतर इस्तेमाल किया। जब 370 की एब्रोगेशन की हड़बड़ाहट थी, सारे लीडर घरों में कुंडियां लगा के एसी में आराम कर रहे थे। रात के 12 बजे मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अपोजिशन के लीडरों को साथ में लेके उस वक्त के गवर्नर साहब के घर पे पहुंची। ये दिमाग का इस्तेमाल था, दिल का इस्तेमाल किया। दिल्ली में जाके आपकी आवाज उठाई, जहाँ पे किसी के साथ जुल्म होता है बात करती है। आपकी जमीन जम्मू कश्मीर के लद्दाख की छीन के ले गया, कोई बात नहीं करता, मोहतरमा बात करती हैं। और नफ्स का हाल यह है, टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे की मैंने बात कर दी कि हिंदुस्तान के यहाँ पे हमारा एक सरपंच करोड़ों में खेलता है, लेकिन मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा होम मिनिस्टर की बेटी होने के बावजूद, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी होने के बावजूद, खुद सीएम होने के बावजूद हिंदुस्तान की तीसरी गरीब चीफ मिनिस्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाथ उठा के जवाब दिए, हाथ उठा कर।
जाती है, आज नहीं सुनी जाती। आपके हालात क्या हैं? आपको 2019 के बाद जिस तरीके से जलील किया जा रहा है, हमारे नौजवान साथियों को जम्मू में जलील होते हुए हम हर रोज देख रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों को आवाज न निकालने पर मजबूर होते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमारा कोई पुरसाना हाल नहीं है। लेकिन शुक्रिया अदा करते हैं पीडीपी लीडरशिप का, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने आपके हकूक की खातिर बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर वहां प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया आपके मसाइल की खातिर, और बीजेपी उसको फेस नहीं कर पाई। बीजेपी इतनी डरती है कि उसने हमारे जितने भी मोहतरमा के साथ कारकुन थे, और हम ये जानते हैं कि आपने किसी चीज की परवाह न करते हुए, हमने यहाँ देखा है जिनको हमने सुना था बड़े कद के नेता हैं, लेकिन जब बात आती है मकानों की, कोठियों की, तो बिक जाते हैं। लेकिन हमें फख्र है, फख्र से कहते हैं कि आप ना बिके हैं, ना हमें बिकने दिया है, और ना बिकने के बाद आपने इन लोगों की आवाज जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर पार्लियामेंट तक जो है उसको बुलंद किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन लोगों की आवाज बनेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन का तो कोई हम कह नहीं सकते, जैसे ये दूसरे लोग जो हैं ये शाम सुबह लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन हमारे मसाइल हैं, आप उन मसाइल की तर्जमानी करते हैं, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत शुक्रिया। माजिद है जो हमारे यहाँ, माजिद शाह जो हमारा कोऑर्डिनेटर है, और खासकर दूर दराज इलाकों से आए हुए हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारी बहनें आई हुई हैं, बच्चियां आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है, वैसे जब भी मेरा कश्मीर में दिल भारी हो जाता है तो मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मिलके मुझे नई तवानाई मिलती है, कुव्वत मिलती है मुझे, क्योंकि इतने सालों से मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है कि दिल करता है कि आऊं और आप लोगों के यहाँ रहूं, और खासकर बाबा गुलाम शाह बादशाह के यहाँ वहाँ शाहदरा शरीफ जाती हूँ, रात को रुकती हूँ, तो लगता है नई ताकत जान में जान आ गई। मुझे मालूम है हम सब बहुत मुश्किल हालात में हैं, बड़े मुश्किलात हैं, बड़ी सख्ती है, बड़ी तकलीफ है, महंगाई ने मार के रख दिया है, कमर तोड़ के रख दिया है। बेरोजगारी की तो आप इनके सामने मत रहिए, इनको ये है लेडीज आई हुई इनको प्रॉब्लम होती है। 2 मिनट से तो बेरोजगारी ऐसी बढ़ गई है, कह रहे थे कि 370 खत्म करने के बाद बेरोजगारी दूर कर देंगे, बल्कि उसका उल्टा हो गया। जो हमारी जमीन उस पे इनकी नजर, हमारी नौकरियों पे इनकी नजर, अगर कहीं नौकरी की भर्ती होती है उसमें दाखिली तो कैंसिल कर देते हैं। यानी बड़ी मुश्किल में है, बात आप नहीं कर सकते हो, घर में बात करने से डर लगता है कि बात करूंगा तो पता नहीं कौन पकड़ के ले जाएगा। तो मुझे याद आता है मुफ्ती साहब जब 2002 में बड़े हालात खराब थे, घर से निकलना मुश्किल, तो आपको याद है सर की टोपी भी उठा के देखते थे इसके अंदर कुछ तो नहीं है, मगर उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने ये मुश्किलात दूर किए। आज हम फिर मुश्किल में फंसे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मुफ्ती साहब होते तो क्या करते, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मुफ्ती साहब होते तो ऐसा होता ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मुफ्ती साहब होते तो ये सब नहीं होता, मगर अगर मुफ्ती साहब होते तो वो इस मुसीबत का डट के मुकाबला करते जिस तरह पीडीपी कर रही है इस वक्त। आप हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं सकते, अगर बैठोगे
اگر بات نہیں کرو گے تو آپ کا وجود، ہم سب کا وجود مٹ جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بولیں گے کہ ہمارا بچہ ہے، بچے کا بچہ ہے، یہ زمین پہ پاؤں رکھنا چاہتا ہے پر وہ زمین اس کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوگی. لوگ آئیں گے پھر بولیں گے وہ گجر کیسا ہوتا تھا، وہ زبان کون سی بولتا تھا، وہ پہاڑی کیسا ہوتا تھا، وہ ڈوگرا کیسا ہوتا تھا، وہ کشمیری کیسا ہوتا تھا. اگر ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا. اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیں بولنا ہے، بات کرنی ہے. میرے اکیلے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک میری آواز میں آپ لوگ آواز نہیں ملاؤ گے اس ظلم کے خلاف، اس تشدد کے خلاف، تب تک بات نہیں بنے گی. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب جموں کشمیر میں رائے شماری کا وقت چلا تھا. مفتی صاحب جو ہے ہمیشہ الگ راستہ بناتے تھے. مفتی صاحب نے تب بھی الگ راستہ بنایا. اس کے بعد جب 2002 میں حالات خراب بہت تھے، ہمیں میجارٹی نہیں آئی، 16 سیٹیں آئی، تو مفتی صاحب نے فیصلہ کیا ہم کانگریس کے ساتھ جا کے ایک پروگرام بنائیں گے جس سے لوگوں کو آسانی ہوگی. ہم نے کانگریس کے ساتھ سرکار بنائی مگر واجپئی جی کے ساتھ بات چیت رہی مفتی صاحب کی. وہ واجپئی جی جب مفتی صاحب نے کہا میں مغل روڈ بنانا چاہتا ہوں، پہلے تو کوئی مانتا نہیں تھا مغل روڈ بنانے کے لیے. ووٹ تو بہت سارے لوگوں نے لیے تھے مگر مرکزی سرکار اجازت نہیں دیتی تھی. بولتے تھے اسٹریٹجیکلی یہ روڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو نہیں بنانا ہے. مگر جب مفتی صاحب نے واجپئی جی سے کہا کہ راجوری پونچھ کا علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، بہت غربت ہے، بہت غریبی ہے، ان کو جموں پہنچنے میں 5, 6, 7 گھنٹے پونچھ سے لگتے ہیں اور کشمیر پہنچنے میں 2 دن لگتے ہیں، جبکہ کشمیر جو ہے 4 گھنٹہ بھی یہاں سے دور نہیں ہے. تو یہ لوگ کیوں اتنا گھوم کے جائیں؟ تو واجپئی جی مان گئے اور ہمارا مفتی صاحب نے آپ کا راستہ بنا دیا. اس کے بعد مفتی صاحب کا خواب تھا کہ میں اس پہ ٹنل بناؤں. جب انہوں نے اس وقت سرکار بنائی 3 سال تک وہ کوشش کرتے رہے اس پہ ٹنل بھی آنا چاہیے، مگر بدقسمتی ہوئی 3 سال کے بعد سرکار بدلی، ٹنل کا خواب ان کا پورا نہ ہو سکا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کوشش کی اس علاقے کی مشکلات کو دور کرنے کی، اور انہوں نے اپنے جہاں سے کچھ نہیں دیا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا. انہوں نے چیف منسٹر بن کے آپ کی مشکلات کو آسان کر دیا. 2014 میں مفتی صاحب نے کہا تھا کشمیر میں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے 40 سیٹیں دے دو، میں جموں کشمیر کا نقشہ بدل دوں گا، میں جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے باہر نکالوں گا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی 40 نہیں 25 سیٹیں ملی ہمیں، اور بھاجپا کو 25 یہاں کشمیر میں 2، ادھمپور میں 28 سیٹیں ملی. ہمیں راجوری پونچھ سے 3 سیٹیں ملی، 28 ہمیں 28 کو ملی. اب مفتی صاحب کو پھر مشکل فیصلہ کرنا پڑا. ایک مشکل فیصلہ ہم نے اس وقت کیا تھا جب انہوں نے آپ کی حالت دیکھی تھی. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے جب آپ اپنے گھروں میں سوتے تھے، رات کو ملیٹنٹ آتا تھا، وہ لات مار کے دروازہ کھولتا تھا، کہتا تھا کھانا دے دو. جو وہ نکلتا تھا تو آرمی آتی تھی اور وہ گالی دے کے بولتی تھی کہ یہ کون لگتے ہیں تمہارے، ان کو کھانا کھلایا آپ لوگوں نے، اور مارتے تھے. آپ کی اس سختی کو دیکھ کے مفتی صاحب نے اس وقت بہت بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے کانگریس کی جماعت چھوڑ کے PDP بنائی. حالانکہ PDP بنانا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل فیصلہ تھا. ہمارے ورکر ہم سے ناراض ہو گئے، وہ کچھ کانگریس میں رہے، ہمارے ساتھ نہیں آئے، کچھ ہمارے ساتھ آئے جس میں ماسٹر جی بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. مگر انہوں نے جماعت بنائی اور جب سرکار بنی آپ لوگوں کو آسانی ہو گئی. کوٹا ختم کیا، ٹاسک فورس ختم کیا، آپ کے یہاں یونیورسٹی بنائی، کالج بنائے، رہبر تعلیم ٹیچر لگائے، مغل روڈ بنایا، راولا کوٹ روڈ کھول دیا، مظفر آباد روڈ کھول دیا. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بات چیت چلی.
जब वाजपेयी जी की सरकार थी, हुर्रियत के साथ बातचीत चली, यानी जम्मू कश्मीर में माहौल बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह जब 2014 में मुफ्ती साहब को मैंडेट नहीं मिला पूरा, उनके पास दो चीजें थी, या वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते, अपना ऐश करते, या वो जो पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान आ रहा था, एक सैलाब आ रहा था, उस सैलाब को हाथ पकड़ के उनका हाथ रोकते। मुफ्ती साहब ने मुश्किल रास्ता अपनाया। बीजेपी को रोकना आसान नहीं था। जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे, कश्मीर में भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई थी। तो मुफ्ती साहब ने सोचा, अगर मैं कांग्रेस के साथ सरकार बनाता हूं, बीजेपी को खुला छोड़ दूंगा, ये सब तहस नहस करेंगे, जो उन्होंने आज किया। जब तक सरकार चली, हमने इनको किसी चीज के साथ हाथ लगाने नहीं दिया, न 370, न हमारी जमीन, न हमारी नौकरियां, न हमने बुलडोजर चलाने दिया। बल्कि मुफ्ती साहब तो सिर्फ 10 महीने रहे, मैं 2 साल रही। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली, और आज उन्हीं नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है, जिनकी FIR मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा, दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खरगे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के इनको एक कप कहवा पिलाओ, ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ, पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे है और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है, उसकी बदनामी हो गई उसको। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा PDP का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब तहस नहस कर दिया। यहाँ लोगों को लगता था जब 370 खत्म होगी, लगता था ये कुछ PDP का कुछ ले गए हैं, हमारा क्या है। मगर 370 खत्म करना सिर्फ 370 खत्म नहीं था, ये भूचाल था। वो भूचाल आज तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, ये छोड़ दो, कहते हैं ट्राइबलों को जंगल का हक देंगे, मगर यहाँ से उनके कोठे तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारी नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं, जो यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी है उसमें धांधली करते हैं। अब कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली का फीस बढ़ाएंगे। ये सारे तूफान हैं, जिन तूफानों को मुफ्ती साहब ने रोका था, मैंने रोका था, इस मुसीबत को रोका था। ये मुसीबत मुफ्ती साहब ने देखा था 2014 में। ये 5 साल की मुसीबत नहीं है, ये लंबी मुसीबत है, इसको झेलना पड़ेगा। और हम बाप बेटी ने इसको झेला था और आप लोगों को बचाया था, मगर लोग समझ नहीं पाए। कहा जी लाया बीजेपी को, भाई हमने कहां से लाया? उनको तो जम्मू में सीटें मिली, उनको तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मिली, तो आप क्या करोगे? इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं हमेशा आपके पास आती हूँ ये सोच के कि जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरा दिल तंग हो जाता है, तो मैं राजौरी पुंछ का टोल लगाती हूँ, यहाँ आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, जी बड़ा कमाल किया। मैं क्या कमाल कर सकती हूँ?
ہم کیا کمال کریں گے؟ جب تک میری آواز کے ساتھ آپ لوگ آواز نہیں ملاؤ گے. میری آواز کیا ہے؟ نکار کھانے میں طوطے کی آواز. آپ کے پنچایت کے الیکشن آنے والے ہیں, آپ کے میونسپلٹی کے الیکشن آنے والے ہیں, اسمبلی کا مجھے معلوم نہیں ہے, تو کیا PDP تیار ہے اس کے لیے؟ جب محبوبہ مفتی بولے اگر پیچھے 4000 5000 5 سرپنچ ہو تو میری آواز میں طاقت آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بالکل. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں طاقت دینے کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں اکیلی نہ پڑ جاؤں. میں آپ کے پاس بار بار آؤں گی, آتی رہوں گی. مجھے یاد ہے اتنے سالوں میں نے آپ کی کتنی مکی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ کھایا ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں. اب میں سب جاتی تھی ٹوپا, پتہ نہیں کہاں, فتح گڑھ اور پتہ نہیں کہاں, فتح پور, اور لوگ راستے میں انتظار کر رہے ہوتے تھے مکی کی روٹی اور سرسوں کا ساگ لے کے. تو میں کیسے بھول سکتی ہوں آپ کو؟ میرا آپ کے ساتھ بہت ہی دل کا گہرا رشتہ ہے. مگر میرا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ PDP آپ کی جماعت ہے. یہاں کچھ بھی دیکھیے جو کیا مفتی صاحب نے کیا, اس کے بعد بتائیے کیا کیا کسی نے. آج آپ 10 روپے سیب کلو کھاتے ہو, وہ یہاں سے آتا ہے, نہیں تو 40-50 سے کم ہوتا نہیں تھا. آج آپ صبح جاتے ہو شام کو آتے ہو. مفتی صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, موقع نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے, اور لوگوں نے بھی موقع نہیں دیا. جہاں ان کو 3 سال کام کرنا پڑا, جہاں یہاں باقی جماعتوں کی سرکاریں 30 سال رہی ہیں, انہوں نے بتائیے کیا کیا ہے. تو اس لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. اور آج میں پھر کہنا چاہتی ہوں, جب 370 ہٹایا گیا ملک میں کئی لوگوں نے جشن منایا. جب ہم کو جیل میں بند کیا گیا تو ملک کی لیڈرشپ کو کہا گیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے, آپ چپ رہیے. وہ چپ رہے. آج وہی نسخہ جو جموں کشمیر میں آزمایا گیا, آج پورے ملک میں وہ نسخہ آزمایا جا رہا ہے. آج کیجریوال کی جماعت ہو, ممتا بنرجی کی جماعت ہو, لالو پرساد یادو کی جماعت ہو, کانگریس کی جماعت ہو, KCR کی جماعت ہو, شرد پوار کی جماعت ہو, جس کی بھی جماعت ہو, ان کے لیڈروں کو بنا پوچھ پاچھ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. جب ہم کو جیل میں ڈالا گیا ان کو بولا چپ کرو, یہ ملک کے مفاد میں ہے, یہ اینٹی نیشنل لوگ ہیں, ان کو ہم جیل میں ڈال رہے ہیں. محبوبہ مفتی اینٹی نیشنل ہے, اس کو بند کر رہے ہیں. مگر آج جب پورے ہندوستان کے اپوزیشن لیڈروں کو بند کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں, آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. مگر ہم اٹھائیں گے آواز. ہم کہیں گے PDP کو کہ آپ اس طرح اس ملک کا جو آئین ہے اس کو نہیں توڑ سکتے, اس طرح آپ لوگوں کے حقوق کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. اس طرح آپ چاہے لالو پرساد یادو ہو چاہے باقی لوگ ہو ان کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ نہیں چلے گا, آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں. آج آپ اتنی گرمی میں, یہاں گرمی بھی شروع ہو گئی, صبح سے انتظار کر رہے ہیں. میں تمام جو منتظمین ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں ماسٹر تصدق صاحب ہیں, تعظیم ڈار صاحب ہیں, طاہر لون صاحب ہیں, جتنے بھی آصف صاحب ہیں, اقبال شاہ صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے یہاں باقی کون, انجم مجھے نظر نہیں آیا, انجم کے کوئی بیمار تھا کوئی ان کا. تو میں سب آپ سب کی شکر گزار ہوں, اور آپ کی خاص کر شکر گزار ہوں. آپ لوگ آئے, میرے لیے پارٹی کے لیے دعا بھی کریں اور ساتھ بھی دے. بہت بہت شکریہ. پیر پنجال تو میرا گھر ہے, یہ میرے گھر سے بھی زیادہ نزدیک ہے, اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کو بہت ہی زیادہ عقیدت تھا, بہت پیار تھا, اور اسی لیے انہوں نے مغل روڈ بھی بنایا تاکہ ہمیں آنے جانے میں سہولت ہو جائے, ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ جائے. تو یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے جب سے بھی میں نے سیاست میں پاؤں رکھا ہے, بہت پیار سے. اور بہت میں یہاں آتی ہوں جب میں دکھی ہو جاتی ہوں تھوڑی سی کشمیر میں حالات وہاں دیکھ کے, تو میں یہاں آتی ہوں, اور یہاں مجھے یہاں کے لوگوں سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. نہیں, بہت مشکلات ہیں. بے روزگاری سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے لوگ جو نوجوان نکلتے ہیں تو ان کو ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں. جو تھوڑی بہت نوکریاں بچی ہوئی ہیں اس میں دھاندلیاں ہوتی ہیں, لوگ ان کو نوکریوں سے باہر نکالا جاتا ہے.
नई नौकरियां आ नहीं रही हैं और ऊपर से दूसरा ऑर्डर निकाला है एलजी साहब ने कि जो पोस्ट 2 साल तक खाली रहेगी उनको रेफ़र भी नहीं करना है। ऑलरेडी नौजवानों की जो एज थी नौकरियां जम्मू कश्मीर में उसको भी कम किया गया है। तो ये तो सबसे बड़ा मामला है। दूसरा जो ये पेंशन का किया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बूढ़े बुजुर्ग अपाहज लोग कैसे जाएंगे। इसी तरह राशन की बहुत दिक्कत है, पहले राशन जो मिलता था अब वो भी कम हो गया है और सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। अस्पतालों में जो है डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं। मैं क्या कहूँ, अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, उनको अपना तजुर्बा वैसे ही होगा। वो वहाँ जो माफिया गुंडे शुंडे हैं, हो सकता है वहाँ वो उनका रिवाज हो, वैसे लोगों को वहाँ माफिया शाफिया को नौकरी देने का, गुंडों से। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स का इम्पोज करना यहाँ पर ये कह के कि हर जगह ये होता है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जुल्म है जो इस वक्त हमारे हालात हैं। 2019 में जिस तरह 370 ख़त्म किया गया, उसके बाद यहाँ शट डाउन रहा, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद आपने जम्मू में बिल्कुल दरबार मुँह बंद कर दिया। आप जम्मू के दुकानदारों की हालत देख लीजिए क्या हालत है। कहाँ से लाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स? लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस की कीमत कित आसमान को छू रही है। तो ऐसे में लोग कहाँ से लाएं जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दें? एक तरफ से आप घरों को गिरा रहे हो, दूसरी तरफ से जो घर बचे उसमें कहते हो टैक्स दे दो। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना। फिलहाल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है जम्मू में।